वो सांसद बन जाता है, और जो 7वां आदमी है उसके हिस्से में आती है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी। और जो उसने नंगा नाच किया इस कुर्सी पे बैठ के, रोज की रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने बैठ के। जब इन्होंने देखा मनुवादियों ने कि हम लोग इनको तोड़े कैसे, तो इन्होंने सोचा कि असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला प्रहार इन्होंने किया देश में नोटबंदी लागू करके। दूसरा बड़ा कमर तोड़ने का काम किया इस देश का, बिना सोचे समझे जीएसटी लागू कर दिया, छोटा व्यापारी खत्म कर दिया। और तीसरा जो इसमें नंगा नाच आज देश में खेला जा रहा है, ये जो लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन नहीं है, ये हमारे लोगों की कमर को डाउन करने का काम कर रहे हैं। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मंत्री रहे भाई संदीप वाल्मीकि जी हैं। मौजूदा समय में जो है बहुजन मूवमेंट में पूरी तरह से सक्रिय है, और बहुजन एट्रोसिटीज़ जहाँ भी कहीं देश में हुई तो उन्होंने वहाँ पर जा कर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया और प्रशासन से उसकी जवाबदेही भी मांगी। तो आज एक और विशेष मुद्दे पे उनसे बात करेंगे, जिस तरह से जो मौजूदा हालात हैं देश में, जो सत्ताधारी दल है वो जिस तरह से निजीकरण, जो सरकारी संस्था है उनका जिस तरह से निजीकरण कर रही है, उस पर हम उनसे बात करते हैं कि बहुजन जो समाज है, मौजूदा जो व्यक्ति जो है अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उस पर इसका क्या असर रहेगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आए दिन जो निजीकरण पे निजीकरण हो रहा है सत्ताधारी की तरफ से, तो मैं बात करूंगा उस बात की कि जो बहुजन अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन पे और उनकी आने वाली पीढ़ी पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से वास्ता नहीं रखते, उसके खिलाफ उनकी मानसिकता है। ये जो बाबा साहब ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था, जो रिजर्वेशन दिया था जी, उसको ख़त्म करने का सबसे इजी वे है, आप निजीकरण दे दो। प्राइवेट कंपनी का ठेकेदार वो जिसको चाहे उसको नौकरी दे, जिसको चाहे उसको निकाल दे, ना आप अपने हक और अधिकारों के लिए वहाँ पर लड़ सकते। उन कंपनियों के अपने रूल्स होते हैं, वो उनको खूब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। वो लोग समय पर लोगों की तनख्वाह ना देना, समय पर लोगों का पीएफ नहीं काटना, और बहुत सारी ऐसी ऐसी पॉलिसीज होती हैं, वो अपने टर्म और कंडीशंस पे लोगों को जॉब देते हैं। और ये तो गवर्नमेंट, जो आज मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें तो आप देख लो प्रोफेसरों की तनख्वाह नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी में जाकर देख लो, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जा कर के देख लो। और जो हमारे बहुजन समाज के जो कर्मचारी हैं, स्पेशली वो कर्मचारी जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के बाम सेफ में भी काम किया, जो आज भी बाम सेफ या किसी भी बहुजन मूवमेंट में काम कर रहा है, वो उनका टारगेट है, और वो लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे ना आपके बिल्कुल दिमाग से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2013 में एक व्यक्ति आता है, वो चिल्लाता है 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ जी, आप सब ने सुना जी। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है, वो उसे आंदोलन को रामलीला मैदान में लेके जाता है, लोगों के आगे लेके जाता है, जी घोटाला हुआ है। तीसरी एक मोहतरमा उस आंदोलन को ज्वाइन करती है, चौथा एक और आदमी उस आंदोलन को ज्वाइन करता है, पांचवा एक आदमी जिसकी एक आंख छोटी बड़ी है, रात को रामलीला मैदान से भागा था सलवार पहन के लुगाइयों की, एक वो आदमी भी उसको लेकर के जाता है आंदोलन को रामलीला मैदान में। फिर एक छठा आदमी आता है, वो इस लड़ाई को कोर्ट लेके जाता, सुप्रीम कोर्ट लेके जाता। फिर एक सातवां आदमी आता है, जिसको हम मंदारी कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक मंदारी आता है, और इन सारों की मेहनत को कंपाइल करके लोगों के देश के बीच में जाता है, कहता जी भ्रष्टाचार हुआ, मुझे इसके खिलाफ वोट दो। तो 7 साल के बाद उस भ्रष्टाचार का फैसला आता है, क्योंकि इस देश में जस्टिस नहीं है, जजमेंट आती है, और जजमेंट मनुवादी लोग अपने तरीके से निकलवाते हैं। नागपुर में लिखी जाती है जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट से वो प्रकाशित होती हैं, तो वो सारे लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो चाचे ताए के ही बच्चे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो,
सांपनाथ, नागनाथ और इनके मिश्रण से जो स्पोलिया पैदा हुआ वो केजरीवाल। तो इस भ्रष्टाचार से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था, भाजपा की सरकार उसको 2014 में पद्म श्री अवार्ड देती है और सारे बैंकों का डायरेक्टर बना देती है बोर्ड का। दूसरा आदमी अन्ना हजारे, उसको Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी और जीवन के सारे संसाधन, वो आज तक क्वारंटाइन है, बाहर नहीं निकला। तीसरी मोहतरमा, उसको पांडिचेरी का राज्यपाल बना दिया जाता है। चौथा आदमी उसके हिस्से में आती दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का मुख्यमंत्री लाला जी। पांचवा आदमी इस देश का बड़ा व्यापारी बन जाता है। छठा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी, वो सांसद बन जाता है। और जो सातवां आदमी है उसके हिस्से में आती देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी। और जो उसने नंगा नाच किया इस कुर्सी पे बैठ के, रोज़ की रोज़ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई इन लोगों ने बैठ के। बाबा साहब अम्बेडकर से एक पत्रकार ने पूछा था कि बाबा साहब अगर कभी मंदी आई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, नया नया बना है देश। तो बाबा साहब ने कहा कि जो इंडिया है ना वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दो अर्थव्यवस्था चलती हैं। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, एक व्यवस्था आपको मिलेगी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, संगठित अर्थव्यवस्था। एक होता है असंगठित अर्थव्यवस्था। जब तक इस देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है, जब तक इस देश का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। 2008 में आप लोगों ने देखा भी। तो असंगठित अर्थव्यवस्था कौन सी है? जो हमारी माताएं, बहनें, परिवार की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने घरवाले के पैसों में से कुछ हिस्से बचा के रख लेती है ताकि बुरा समय आएगा तो परिवार के काम आएगा। हमारे जो घर की महिलाएं होती हैं वो चावल के डिब्बों में पैसे निकलते हैं। छोटा व्यापारी जो गांव में दुकान करके अपना गुजारा चला रहा है। किसान जो साल में फसल बेच के अपना परिवार का जो पैसा वो इकट्ठा अपने पास रखता है। ये असंगठित अर्थव्यवस्था थी। जब इन्होंने देखा मनवादियों ने कि हम लोग इनको तोड़े कैसे, तो इन्होंने सोचा कि असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला प्रहार इन्होंने किया देश में नोटबंदी लागू करके। जिनके रसोई के पैसे बैंक में चले गए वो सरकारी हो गए, जिनके घर में रह गए वो किसी काम के नहीं रहे, वो बच्चों के खेलने के हो गए। दूसरा बड़ा कमर तोड़ने का काम किया इस देश का, बिना सोचे समझे GST लागू कर दिया, छोटा व्यापारी ख़त्म कर दिया। और तीसरा जो इसमें नंगा नाच आज देश में खेला जा रहा है, ये जो लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन नहीं है, ये हमारे लोगों की कमर को डाउन करने का काम कर रहे हैं। जिनके पास पैसे थे वो बैठ के खा रहे हैं, लोगों के पास मजदूरी नहीं है ना। इसी लॉकडाउन में ये राम मंदिर बना रहे हैं बहुत बड़ा, और ये चाहते हैं कि सारा समाज वहाँ पर जो है ना भिखारी की तरह बैठ रहे हैं। तो ये देश की संगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम इस मोदी की सरकार ने किया है। आज मैं तो एक बात और कहूँगा, सुबह भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, तंवर साहब से, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कभी हमारा राज आया तो इनके भगवानों पे हम मुकदमे करेंगे। जो इन्होंने हत्याएं की है, चाहे रावण की हत्या करी हो, चाहे शंभुक ऋषि की हत्या की हो, चाहे इन्होंने एक गर्भवती महिला को घर से निकाला हो, तो ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से राम को भी न्याय मिला, या इन्होंने छल से दिया, जो भी किया, लेकिन संविधान की वजह से मिला। तो आज हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है। आज देश नहीं, पूरा मानवता शर्मसार है। हर जगह हमारे लोगों पर अत्याचार, उत्पीड़न हो रहे हैं, देश को बेचा जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि भाई कोई रेल का थोड़ा सा टुकड़ा भी बेचने चला जाए तो कबाड़ी पुलिस को फ़ोन कर देता है, और ये कि ऐसा कबाड़ी आया इसने पूरा देश, क्या पूरा रेलवे, सारी चीज़ें बेच दी। अडानी अंबानी लिखा आएगा रेलों पे, बड़ा गर्व करते थे लोग भारतीय रेल पर। तो अब गर्व करने जैसा देश में कुछ बचेगा नहीं। ये सोच लो, ये भाजपा नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। इनके पूर्वज पहले चले गए थे, इनको छोड़ के चले गए थे, तो अब इनको वापस भेजने की भारत छोड़ो आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मूल निवासियों को, इस देश के जो हुक्मरान हैं, जिनको गुलाम बनाने का काम किया, उनको अपना समझना पड़ेगा।